जैसा कि आप सबको विदित है और आप कि आपका सीटेट का पेपर सितंबर में प्रस्तावित है। 6 तारीख को आपका पेपर हो। श्रृंखला में आज हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। मैं तो क्लासेज फरवरी से ही लेकर आ रहा हूँ, रोज लेकर आता था। हम कल भी लाते थे, हम आज भी लाएंगे और आने वाले दिनों में भी आप तक लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं साथी कि सीटेट में जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार परेशान हैं, आपको एक ही चीज़ मैं समझाऊंगा और वो बात आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि दोस्तों सीटेट पास करने के लिए पहली बात कोई बैच नहीं ज्वाइन करना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। क्योंकि बैच ज्वाइन करने से कोई पास नहीं होता है। अपना दिमाग लगाओ, पेपर में 150 प्रश्न आता है, 150 प्रश्न में 90 प्रश्न जो होता है वो पैडागोजी का होता है। तो सारा रोल पैडागोजी का है। पैडागोजी में अगर आपने कर लिया तो 90 वहीं हो जाएगा। 60 नंबर टॉपिक में अगर हम कुछ ना पढ़ कर जाएं ना, हम तो भी साथी पार हो जाएंगे। तो मेन जो आपका जो प्रोपोगेंडा है, जो आपका मेन जो उद्देश्य होना चाहिए साथी, वो आपका होना चाहिए साथी किसका? पैडागोजी का। ठीक है, तो आइए दोस्त शुरुआत करते हैं सेशन का। ये पूरा अकेला क्लास है जिसके अंदर आप पूरा 90 नंबर कवर करेंगे, वो भी मात्र 40 से 50 मिनट में। पहला क्वेश्चन, और सीटेट में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, कथन और कारण पे आधारित ये क्वेश्चन आता है। हम इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से करेंगे। कथन कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वाभिनियमित करने की क्षमता विकसित करने में मदद करना चाहिए। कह रहे हैं कि बच्चों को अपने स्वयं से काम करने की क्षमता को विकसित करने में टीचर को मदद करना चाहिए। तो बात तो बिल्कुल सही है। कारण ये दे रहा है कि बच्चा बेहतर सीखता है जब वे इस बारे में सक्रिय रूप से निर्णय लेते हैं कि वो कैसे सीख रहे हैं, सीखना और कैसे सीखना है, क्या सीखना और कैसे सीखना है। बात तो बिल्कुल सही है। देखो, हमें कथन कह रहा है कि बच्चे को स्वयं से समस्या का समाधान करने के लिए, निर्णय लेने के लिए मदद करना चाहिए। क्योंकि जब वो स्वयं से समस्या का समाधान करने की क्षमता लेते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों उन्हें ये ज्ञान होता है कि किसी काम को कैसे करना है और कैसे सीखना और क्या करना है। तो प्यारे भाई, यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नीचे विकल्प दिया गया है, तुम विकल्पों से मतलब मत रखो, विकल्पों पे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नीचे विकल्प देखो दिया गया, ये ऑप्शन ए वाला। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। दोस्तों, वाइगोत्स्की ने कभी भी प्रतियोगिता की बात नहीं की है। वाइगोत्स्की का एक ही पासवर्ड है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जंगलों में जाकर नहीं सीखता, बच्चों को पसंद है समाज। वो लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा अंतःक्रिया करके सीखता है, क्योंकि समाज ही उसके संस्कार का दर्पण होता है। समाज से ही बच्चा चर्चा परिचर्चा करके भाषा सीखता है। तो गुरु, जब भी किसी विकल्प में भाषा लिखा हो, संस्कृत लिखा हो, समाज लिखा हो, चर्चा लिखा हो, परिचर्चा लिखा हो, डिस्कशन लिखा हो, तो समझ जाओ कि वही विकल्प बिल्कुल सही है। तो पहला जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना, यही वाला सही है। टाइम बर्बाद मत करिए इस पे। आइए, लंबा क्वेश्चन है ना ये कोहलबर्ग वाला, पहले मैं इसको लाइन बाय लाइन पहले देखूंगा ढंग से। थर्ड क्वेश्चन को देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन के द्वारा की गई मुख्य आलोचना क्या है। दोस्तों, वो लॉरेंस कोहलबर्ग जो नैतिक विकास के जनक थे और जिन्होंने नैतिकता के विकास के 3 स्तर दिए, जिसके बारे में आप सबको पता है। आप सब जानते हैं कि नैतिकता के 3 स्तर होते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा 4 साल का है, जहाँ पे उसकी नैतिकता को माता पिता डिसाइड करते हैं। परंपरागत अवस्था का बच्चा कितने साल का होता है गुरु? 12 साल का है, जहाँ बच्चे से उम्मीद की जाती है। और उत्तर परंपरागत अवस्था का बच्चा 18 साल का है, जहाँ पे बच्चा अपना निर्णय स्वयं लेता है। तो उनकी जो कमी निकालने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कैरोल गिलिगन। उन्होंने कहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो सबसे बड़ी कमी है, उन्होंने महिलाओं पर प्रयोग नहीं किया था। यह सिद्धांत नारीवादी दृष्टिकोण की अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है। तो गुरु, हम और ऑप्शन पे क्यों जाएं, यही विकल्प आपका सत्य है। आगे, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए उनके स्वयं के चिंतन पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
वह छात्रों में किस कौशल को बढ़ावा दे रही है। एक अध्यापिका ये चाहती है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है, इसके अंदर स्वयं से समस्या का समाधान करने का गुण विकसित हो, स्वयं हमारा बच्चा समस्या का समाधान कर ले जाए। तो इसके लिए वो किस तरह की क्षमता को विकसित कर रही है। देखो घोफड़ात्मक ज्ञान, देखो घोफड़ा देने से कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखना, अगर किसी विकल्प में घोफड़ा लिखा हो, भाषण लिखा हो, ये सब निगेटिव है। आदि संज्ञान ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान सही है, याद करना गलत है। देखो साथी, प्रक्रियात्मक ज्ञान तब होता है जब किसी काम को बच्चे को करने का मौका दिया जाए और बच्चा उस चीज को करके सीखे, तब तो प्रक्रियात्मक ज्ञान है। यहां तो मैं अपने बच्चे को उस रूप में बना रहा हूं कि हमारा बच्चा स्वयं से समस्या का समाधान करे, यानी मेटा कॉग्निशन, उसके दिमाग तक कोई बात दे रहा हूं, संज्ञान में कानों तक दे रहा हूं, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर रहा हूं। मेरा भाई, मेरा साथी, मेरा दोस्त ये समझ गया है कि सर जी ऑप्शन नंबर बी बेस्ट है, इससे बेहतर विकल्प की परिकल्पना ना करिए। आगे समावेशी, 4 विकल्प आपके सामने हैं। समावेशी क्लास में एक शिक्षिका को ऑटोइज्म से पीड़ित छात्र की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस कार्य से बचना चाहिए। समावेशी क्लास में एक शिक्षक, देखो दोस्तों ऑटोइज्म क्या होता है। दोस्तों ऑटोइज्म का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा बच्चा है जो स्वलीन है, मतलब अपने ही विचारों को सर्वोपरि मानता है, जिद्दी स्वभाव का है। और दोस्तों ये बीमारी हो जाती है जब आप अपने ही विचारों को सर्वोपरि मानते हैं, सामने वाले विचारों का कोई महत्व ही नहीं देते, तो ये क्या है, ये ऑटोइज्म है। ऐसे छात्रों की मदद करने के लिए किस कार्य से उसको बचना चाहिए। दिनचर्या और समय सारणी में निरंतरता बनाए रखे, सही बात है। छात्र को एक ही दिन में अचानक बहुत सारे नए काम, बिल्कुल गलत। विजुअल और अस्पष्ट निर्देश का उपयोग, सही है। शांत और संवेदी अनुकूल वातावरण, सही है। लेकिन एक ही दिन में, देखो बदलाव एक दिन में नहीं कर सकते आप। एक तो बच्चा वैसे उजड्डी है, ऊपर पे तुम उसको फिसड्डी बनाना चाहते हो, एक ही दिन में इतना सारा काम दे दोगे तब भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो गुरु यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है, और इसी कार्य से हमको बचना चाहिए। हमको उत्तर ही गलत करना था, तो गलत उत्तर यहाँ पे विकल्प नंबर बी है, और जो गलत है साथी वही सही है। उसी के साथ में आपको दोस्तों चले जाना है कि नहीं। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए साथी, बहुत बढ़िया, शानदार। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताओ। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो लर्निंग के विषय में कौन सा कथन गुरु सत्य है। पहला, अधिगम एक रेखीय प्रक्रिया है। भैया एकदम गलत बात है। हमको आप स्वयं बताओ, क्या पढ़ाई लिखाई कभी एक रेखा में होगा। ऐसा नहीं हो सकता यार। जिंदगी का कोई ग्राफ ही नहीं है, अप एंड डाउन आता है। आप ऐसा नहीं है कि सुबह शुरू करोगे रात तक पढ़ते रहोगे, थोड़ा ब्रेक भी होता है, अनुकूलन भी करते हो। कहने का मतलब रेखीय तो कभी नहीं हो सकता। सेकंड, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें समाज और संस्कार महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया, एकदम गलत। बच्चों के अधिगम पर उसकी भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है, क्योंकि भावनाओं का ही तो सारा खेल है साथी। भावनाओं का खेल है, भावनाओं को अगर चीजें दरकिनार किया तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। तो मेरी बहन, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी अगर जिस विकल्प में सक्रिय लिखा हो, सामाजिक लिखा हो, चर्चा लिखा हो, परिचर्चा लिखा हो, संदर्भ लिखा हो, ये आपको मैं एक चीज बताता हूं गुरु, जिस विकल्प में संदर्भ लिखा होता है ना, अमूमन वो विकल्प कभी गलत नहीं होता। जिस विकल्प में प्रक्रिया लिखा होता है वो विकल्प गलत नहीं होता। जिस विकल्प में खोजबीन लिखा होता है, तो अन्वेषण लिखा होता है, वो विकल्प गलत नहीं होता। इन बातों को आप लेकर चलिए आगे। वीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखो दोस्तों, स्किनर ने क्या कहा था, आपको याद होगा। स्किनर ने साफ साफ कहा था कि एक मजदूर हमारे घर रोज आता है
क्योंकि हम उसको रोज पैसा देते हैं। मजदूर अब हमारे घर नहीं आता क्योंकि हमने पैसा देना ही बंद कर दिया है। तो सिंपल सी बात है साथी, निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं, ये परम सत्य बात है कि पुनर्बलन पे उन्होंने जोर दिया था। उनको पता था कि उन्होंने चूहा पे प्रयोग किया। उन्होंने साथी कहा था, साफ शब्दों में साथी उन्होंने कहा, उन्होंने जब चूहा पे प्रयोग किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो चूहा जिसको खटका दबाने पर रोज खाना मिला, जब तक तो खाना मिला, चूहा पिंजरे में बंद रहा, और एक दिन दुर्भाग्य ऐसा कि खटके की जगह बंदूक दग गई, सारे के सारे चूहे निकलकर भाग गए। यहां पे स्किनर ने साबित किया कि जब तक सब कुछ सही चलता है तो लोग साथ में खड़े होते हैं, और जैसे ही कुछ नकारात्मकता आती है तो लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। गुरु निश्चित रूप से अगर मैं आपको कहूं तो आप इस बात को समझिए, बात को गुरु समझिए। हाँ, तो उन्होंने पुनर्बलन शब्द पे जोर दिया था। और अगर पेपर में आए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरु वो क्लार्क एल हल का है। अच्छा, अचेतन मन क्या होता है दोस्तों? जैसे आप जब खाली बैठे होते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारा विचार चलता रहता है, बहुत सारा प्रपंच वाले विचार। तो ये दोस्तों अचेतन मन है, जिसकी बात सिगमंड फ्रायड ने कहा। और समाज में अंतःक्रिया करने की बात वाइगोत्स्की ने कहा। हालांकि मैंने हर विकल्प आपको दे दिया है, कोई टेंशन करने की बात है नहीं। अगला प्रश्न फिर पे दोस्तों कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और जब जब कथन कारण आए तो मानकर चलना पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन कथन कारण का रहेगा। तो गुरु कथन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों की भ्रांतियों को पूरी तरह नजरअंदाज करें। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, उसकी गलतियों को आप नजरअंदाज करोगे? नहीं सर, जो उसकी त्रुटियां हैं साथ ही उस पर क्या करना है, हमें विचार करना है। और कारण ये दे रहा है कि भ्रांतियां बच्चों की सोच में कमी को दर्शाती हैं और सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं। एकदम गलत है दोस्तों। जो गलती होता है वो इस बात को दोस्तों, गलती इस बात का प्रमाण होता है कि बच्चे की सोच किस स्तर का है, उसकी प्रगति किस लेवल पे है। और तुम कह रहे हो कोई भूमिका ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि कथन और कारण दोनों गलत है। आपको नीचे विकल्प दिखेगा आर वाला, ये वाला देखो डी वाला, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा एक बच्चा अपने पूर्व मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी के द्वारा बदलाव करता है। जैसे इसने कहा कि पुरानी स्कीमा में नई जानकारी के द्वारा बदलाव करता है, गुरु इसको समायोजन कहते हैं। मेरा वही स्टूडेंट पारखी है जो विदाउट ऑप्शन पकड़ लिया। अगर ये कहता कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी के द्वारा उसको मिला लिया गया, आत्मसातीकरण हो जाता वो, लेकिन परिवर्तन किया तो समायोजन। हमने कहा कि आसमान में एक बार पक्षी उड़ रहा था, तो बच्चा माँ से कहता है कि माँ वो देखो वो, तो माँ कहती बेटा वो क्या है, तो बच्चे ने कहा माँ वो देखो वो, तो माँ कहती बेटा वो कौवा है, वो नहीं है वो। तो एक दिन कोयल उड़ रहा था, तो बेटा कहता है कि मम्मा वो देखो कौवा, तो माँ कहती बेटा वो कौवा नहीं वो कोयल है। तो ये बात बच्चे को बुरा लगा, क्योंकि बच्चे के पुरानी जानकारी ये थी कि कौवा ही कोयल है, कोयल ही कौवा है, दोनों ही काले थे, दोनों के वैसे पंख और पैर हैं। लेकिन जब माँ ने नई जानकारी दी तो उसने अपनी पुरानी स्कीमा में, पुरानी जानकारी में बदलाव किया, इसको समायोजन कहते हैं। नीचे विकल्प दिया गया होगा, ये है इसका उत्तर होगा समायोजन। आत्मसातीकरण तब होता है जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी को मिला लो, परिवर्तन ना करो। समझे आप? जैसे मान लीजिए आपको जीन पियाजे के बारे में पहले पे कुछ ज्ञान था, आज मैंने कुछ पियाजे के बारे में बता दिया, तो मेरी नई जानकारी को आपने अपने पुरानी जानकारी में शामिल कर लिया, तो उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब दोस्तों होता है कि आपको पुरानी सी पुरानी बात याद हो। जैसे 5 साल का बच्चा अपने नाना को देखा था, और आज 5 साल बाद जब
अपने नाना जी उसके सामने आते हैं, बच्चा पहचान जाता है, इसका मतलब बच्चे में संरक्षण की प्रवृत्ति है। संरक्षण की प्रवृत्ति बच्चे में 7 से 11 साल की अवस्था में आता है। भाई अगर मान लो बच्चा 7 साल का हो गया तो पहचान जाएगा कि ये नाना है नानी है, सही बात है, बिल्कुल सही है। और जो वस्तु अस्थायित्व है दोस्तों, वस्तुओं को लेकर जो अस्थायित्व होता है ये 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चों में आ जाती है। क्योंकि हमने ही आपको पढ़ाया था, एक 1.5 या 2 साल का बच्चा जब अपने मम्मा को देखता हो, अगर एक बार अगर मम्मा को मम्मा कहना सीख गया या पापा को पापा बोलना सीख गया, तो 2 साल के बाद पलट कर पापा को मम्मी नहीं कह देगा या मम्मी को पापा नहीं कह देगा, क्योंकि बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो चुका है। समझे? तो मुझे भरोसा है कि आप लोग चारों विकल्प समझ गए होंगे। ये है पेडागोजी का असली मूल मंत्र जो पूरा कॉन्सेप्ट कवर करे। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के विकास के संदर्भ में प्रकृति बनाम पोषण की बहस में पोषण का अर्थ क्या होता है? हमने आनुवांशिक गुण जो माता पिता से मिलता है, ना ये तो प्रकृति है ना ये पोषण है। बच्चे का जैविक विकास ये भी नहीं, वो जटिल भौतिक सामाजिक वातावरण जो बच्चे, देखो दोस्तों, प्रकृति का मतलब ये होता है साथी, आमतौर पे जो बच्चे को क्या मिला, माता पिता पे जो स्वभाव मिला है, जो गुण मिला है। लेकिन पोषण, पोषण मतलब जो वो चीज ग्रहण कर रहा है समाज से, वो दोस्तों क्या होता है, आपका पोषण होता है। तो वो जटिल भौतिक प्रक्रिया जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो ऐसे में साथी जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल्यांकन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? बच्चों को धीमे सीखने वाले, तेज सीखने वाले बच्चों में बांटा जाए? नहीं भैया, आप इस तरीके से क्लास को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप किसी को धीमा और गति और मंद बुद्धि ऐसा नहीं कहना है आपको, यानी ये विकल्प तो हरगिज नहीं होगा। हम और विकल्प को खोजेंगे। रटने की क्षमता का परीक्षण एकदम गलत है, क्योंकि रटना एक निगेटिव वर्ड है। सीखने की प्रक्रिया और बच्चों के दिमागी विकास में मदद करना बिल्कुल सही है। पूरे देश में बच्चों का एक दूसरे पे तुलना करना, तुलना निगेटिव वर्ड है। मानक निगेटिव वर्ड है। मैं बार बार ये बात आपको दोस्तों बोल चुका हूं, मैं कितनी बार आपको ये बात समझाऊं कि गुरु, मानक एक निगेटिव वर्ड है। निश्चित रूप से आपको ये मानना पड़ेगा गुरु कि कौन सा आप कहना चाहते हो। अगर विकल्प में तुलना लिखा हो, मानक लिखा हो, तो ये विकल्प कभी नहीं सही होंगे। ये गुरु आपको मानकर चलना है। तो प्यारे भाई, आपका जो यहाँ पे उत्तर होगा, आप समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है ना? कोई अगर किंतु या परंतु हो तो बता दीजिएगा। प्यारे साथियों, ये आपके लिए एक आवश्यक सूचना है जो बहुत जरूरी है, ध्यान पूर्वक समझना। ऐसे मेरे भाई बहन या दोस्त जो लोग सीटेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें सर जी। देखो साथियों, सीटेट पास करने के लिए आपको 5-5 घंटे, 2-2 घंटे अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है। सीधी सी बात है साथियों, सीटेट पास करने के लिए, बहुत क्लियर सी बात अगर मैं आपको बताऊं, सीटेट पास करने के लिए पेडागोजी मेन चीज़ होता है। अगर आपने पेडागोजी सीख ली तो मेन आपका उसी से काम आपका हो जाएगा। इसीलिए आपको 5-5 घंटे की क्लास के पीछे मत पड़ना, क्योंकि बैच खरीदोगे तो 5 घंटा डेली क्लास मिलेगा, इंसान पागल हो जाएगा, कैसे काम चलेगा। बहुत ज़्यादा किताब मत खरीदना, किताबों में सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, पेडागोजी नहीं सिखाई होती। हजारों पन्ना रहेगा, इंसान क्या पढ़ेगा उसमें। तो ऐसे में आपको मैं दे रहा हूँ ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मिलेगा क्या, 90 पेज में आपको मिलेगा संपूर्ण पेडागोजी जो अभी पढ़ा रहा हूँ। चूंकि पूरे पेपर में 90 प्रश्न पेडागोजी का ही आएगा, और अगर हमने पेडागोजी में जीत हर्जित कर ली तो कंटेंट जो पूछेगा उसकी चिंता मत करो। कंटेंट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो जो आना तो 1 नंबर का है, उसके चक्कर में 10-10 नंबर खराब कर रहे हो। तो बहुत सोच समझ कर मैं लाइन बाय लाइन पन्ना बनाया हूँ। ये 150 पेज पढ़ना, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे गृहिणी हो, ज़्यादा मैं जोर नहीं दूंगा तुम 3-3 घंटे पढ़ो। आधे घंटे 45 मिनट भी समय दोगे ना तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आप टॉपर बनो चाहे ना बनो, लेकिन 105, 108, 110 आराम से कर जाओगे। कैसे मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं।
साथियों अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील क्लास की विशेषता क्या होती है? प्रगतिशील का मतलब क्या है कि बच्चे को करके सीखने का मौका मिल रहा होगा, बच्चे के विचारों को महत्व मिल रहा होगा। आओ देखते हैं। शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक का कड़ाई से पालन करना। अरे भैया एक बात बताओ, हमने ही कहा था कभी भी किसी विकल्प में पाठ्य पुस्तक नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि सीटेट ये कहता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान पे दूर ले जाना है और कड़ाई से पालन का सवाल ही नहीं है। कभी भी किसी विकल्प में प्रदर्शन ना लिखा हो। आपके सीटेट के पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिन विकल्पों में प्रदर्शन लिखा रहेगा, और अगर किसी विकल्प में प्रदर्शन लिखा है तो वो विकल्प हरगिज नहीं सही होगा। रैंक लिखा है कभी नहीं सही होगा, क्योंकि प्रदर्शन क्या होता है कि बच्चों पर नकारात्मक भाव आता है कि तुम्हें 90% करना ही है। तो ये दोनों विकल्प गलत हो ही गए। और जब मैं कहता हूं कि प्रदर्शन एक निगेटिव वर्ड है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये विकल्प कभी नहीं सही होगा पूरे पेपर में, कहीं भी आपको मिल जाए। तो मेरे भाई मेरी बहन, सीधी सी बात है, आपका जवाब मैं अगले पेज में देखता हूं, वहीं कहीं पर होगा। ये मिल गया। ज्ञान के निर्माण के लिए प्रचुर मौके देना, सहयोग को बढ़ावा देना, यही प्रगतिशील क्लास की पहचान है। केवल तो निगेटिव वर्ड है। अब एक चीज और आपको बताना है भैया, ये जो प्रगतिशील क्लास है इसके कई नाम होते हैं, ये बात समझो, यही पेडागॉजी है। प्रगतिशील को